नमस्कार। आज हम ज्ञान को समझने और व्यवस्थित करने के एक बहुत ही दिलचस्प, अहम और मूलभूत पहलू पर बात करेंगे। मूलभूत श्रेणियां यानी फंडामेंटल कैटेगरीज, और खास तौर पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नजरिए से। नमस्कार। हाँ, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर ज्ञान संगठन के क्षेत्र में। इस बातचीत के लिए हमने डॉक्टर MP सतीजा का एक बेहतरीन लेख पढ़ा है। काफी गहराई से समझाया है उन्होंने। जी हाँ, सतीजा साहब का काम इस विषय पर काफी आधारभूत माना जाता है। तो हमारा मकसद है इन श्रेणियों का मतलब समझना, ये कैसे विकसित हुई, इनका इतिहास क्या है और लाइब्रेरी साइंस में इनकी क्या अहमियत है। जाहिर है डॉक्टर SR रंगनाथन के काम और उनकी मशहूर PMST श्रेणियों पर हमारा खास ध्यान रहेगा। बिल्कुल। और ये टॉपिक, जैसा आपने कहा, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस LIS पढ़ने वालों के लिए, खासकर जो UGC नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही काम का है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान को बांटने और सहेजने का सिलसिला। ये शुरू कैसे हुआ और ये श्रेणी या कैटेगरी ये है क्या आखिर? बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, अगर हम आम भाषा में शब्दकोश में देखें तो श्रेणी का मतलब सीधा सा है एक तरह की चीजें या जिनमें कुछ समानता हो, उनका समूह। ठीक है, जैसे फलों की श्रेणी या किताबों की श्रेणी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दर्शन शास्त्र में इसका मतलब थोड़ा गहरा हो जाता है। वहां ये किसी चीज का गुण, धर्म या विशेषता है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, जिसे प्रेडिकेट किया जा सके। अच्छा। और इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं अरस्तु तक, प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक। अरस्तु, हाँ उनका नाम तो सुना है। उन्होंने 10 श्रेणियां बताई थीं, जैसे सब्सटेंस यानी पदार्थ, क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, रिलेशन यानी संबंध, प्लेस यानी स्थान, टाइम यानी समय, और भी कुछ। 10 श्रेणियां। जी। अरस्तु का मानना था कि ये श्रेणियां असलियत की प्रकृति, मतलब रियलिटी क्या है, उसे दिखाती हैं। हालांकि बाद में कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि ये शायद असलियत से ज्यादा हमारी भाषा से जुड़ी थी, कि हम चीजों के बारे में बात कैसे करते हैं। ये दिलचस्प है, भाषा और वास्तविकता का संबंध। हाँ, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए अरस्तु का ये विचार इमैनुअल कांट से ज्यादा प्रासंगिक माना जाता था। कांट की श्रेणियां पूरे वाक्यों पर लागू होती थीं, जबकि अरस्तु की श्रेणियां विषयों के अलग-अलग पहलुओं या हिस्सों पर। ठीक है, तो अरस्तु ने एक दार्शनिक नींव रखी, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में इसका व्यवहारिक इस्तेमाल वो कब और कैसे शुरू हुआ? क्या ये विचार सीधे इस्तेमाल हो गए? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। इसमें समय लगा। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में एक विचारक थे, जे कैसर। उन्होंने औद्योगिक कंपनियों के दस्तावेजों को संभालने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका निकाला था। औद्योगिक कंपनियों के लिए? अच्छा। हाँ, उन्होंने अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग में सिर्फ 2 बहुत ही बुनियादी श्रेणियां इस्तेमाल की। कॉन्क्रीट मतलब कोई ठोस चीज, और प्रोसेस मतलब कोई प्रक्रिया। कोई उदाहरण? जैसे पेंट, ये कॉन्क्रीट हो गया, और छिड़काव, ये प्रोसेस हो गया। बहुत सरल था, लेकिन इसने एक तरह से रास्ता खोला, एक प्रेरणा दी कि विषयों को उनके घटकों में तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये समझ आता है, एक शुरुआत हुई। फिर जैसे जैसे ज्ञान और जटिल होता गया होगा, उसे संभालने के लिए इन श्रेणियों की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई होगी। तो UDC और DDC जैसी जो जानी मानी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, उन्होंने इसे कैसे अपनाया? क्या उन्होंने व्यवस्थित रूप से श्रेणियों का इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल तो किया, पर आप कह सकते हैं कि शुरुआत में बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं। जैसे ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी DDC ने काफी लंबे समय तक मुख्य रूप से सिर्फ स्थान और समय जैसी सामान्य सहायक श्रेणियों, एक्सिलरीज, का ही इस्तेमाल किया। मतलब कोई ठोस सैद्धांतिक आधार नहीं था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा नहीं था इन श्रेणियों को लेकर। वो बस जरूरत के हिसाब से जुड़ती गई। तो फिर असली क्रांति, असली बदलाव कब और कैसे आया इस क्षेत्र में? वो कौन था जिसने इसे एक व्यवस्थित, एक सैद्धांतिक रूप दिया? यहाँ तस्वीर में आते हैं भारत के महान पुस्तकालय विज्ञानी डॉक्टर SR रंगनाथन, 1892-1972। उन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रंगनाथन, हाँ, उनका नाम तो इस क्षेत्र में सबसे ऊपर है। बिल्कुल। उन्होंने लगभग 1928 से 1952 के बीच धीरे धीरे काफी सोच विचार के बाद 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा विकसित की। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज या FFCs। और यही वो मशहूर PMEST है ना? जी हाँ, PMEST, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, मैटर, पदार्थ, एनर्जी, ऊर्जा, स्पेस, स्थान, और टाइम, समय। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी,
ये एक क्रांतिकारी विचार था, एक परिकल्पना। परिकल्पना किस बात की? परिकल्पना ये कि ज्ञान के इस विशाल ब्रह्मांड में हर विचार, हर विषय, हर टॉपिक, इन्हीं 5 में से एक या एक से ज्यादा श्रेणियों की अभिव्यक्ति है, उनका मेल है। इसने क्लासिफिकेशन की पूरी सोच को एक नई दिशा दी। ये तो वाकई कमाल की बात है। 5 श्रेणियां जिनमें पूरा ज्ञान समा जाए। लेकिन रंगनाथन इन 5 पर पहुंचे कैसे? क्या ये बस उन्होंने सोच लिया, या इसके पीछे कोई गहरा विश्लेषण, कोई तरीका था? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण भी। रंगनाथन ने खुद बताया कि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर चीजों को देखकर नहीं हुआ। ये कोई आसान काम नहीं था। तो फिर कैसे? असल में ये लाखों विचारों, विषयों और अवधारणाओं को गहराई से समझने, उन्हें अपने अंदर उतारने, मतलब एब्जॉर्ब करने, और फिर उन्हें नए सिरे से जोड़ने, रिकम्बाइन करने का नतीजा था। ये एक तरह की इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की प्रक्रिया थी। इंट्यूशन? हाँ, लेकिन ये इंट्यूशन अनुभव पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था ज्ञान के अथाह सागर में कुछ ऐसे मौलिक पैटर्न खोजना जिन्हें संभालना, मैनेज करना आसान हो। लेकिन सच ये भी है कि इन श्रेणियों को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव रूप से परिभाषित करना हमेशा एक चुनौती रही है। अच्छा, रंगनाथन ने खुद भी ये माना? हाँ, रंगनाथन ने खुद स्वीकार किया कि इन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि इन्हें गणना यानी एन्यूमरेशन द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। मतलब पीएमएसटी ही मूलभूत श्रेणियां हैं और मूलभूत श्रेणियां ही पीएमएसटी हैं। एक तरह का चक्रीय तर्क लगता है, पर व्यावहारिक रूप से यही काम करता है। समझ गई। तो ये परिभाषा से ज्यादा इनके इस्तेमाल और पहचान पर जोर है। और आपने पहले कहा था कि ये व्यावहारिक है, दार्शनिक नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? और ये PMEST का क्रम क्यों है? इसका कोई खास कारण? बिल्कुल, इनका मुख्य मकसद ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करना है। लाइब्रेरी में किताबों को सही जगह पर रखना और ढूंढना आसान बनाना है, किसी गहरे दार्शनिक सत्य को खोजने नहीं। और ये जो क्रम है PMEST, ये घटती हुई ठोसता, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस का क्रम है। घटती हुई ठोसता कैसे? यानी पर्सनालिटी P को सबसे ठोस कंक्रीट माना जाता है और टाइम T को सबसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। मैटर उससे कम ठोस, एनर्जी उससे भी कम, स्पेस और फिर टाइम। ठीक है, P सबसे ठोस, T सबसे अमूर्त। लेकिन इसमें एक पेंच है ना? हाँ, और मजे की बात यही है, यहीं पर ये थोड़ा कह सकते हैं उलझावा लगता है। P सबसे ठोस होते हुए भी पहचानने में सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल क्यों? क्योंकि वो विषय का कोर होता है, उसकी खासियत, और वो हर विषय में अलग रूप ले लेता है। जबकि T यानी समय सबसे अमूर्त होते हुए भी पहचानने में सबसे आसान है। हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई घटना कब हुई। अरे वाह, ये तो सचमुच विरोधाभास जैसा है। सबसे ठोस चीज सबसे मुश्किल और सबसे अमूर्त चीज सबसे आसान। तो फिर लाइब्रेरी में असल में काम करते हुए जो क्लासिफायर्स होते हैं, वो इसे कैसे पहचानते हैं? क्रम क्या रहता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। इसी वजह से असल क्लासिफिकेशन करते समय जब किसी किताब का विषय तय करना होता है, तो श्रेणियों की पहचान उल्टे क्रम में की जाती है। उल्टे क्रम में मतलब T से शुरू करके? जी हाँ, TSEMP यानी T से शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है, फिर S यानी स्थान ढूंढते हैं, फिर E यानी क्रिया या प्रक्रिया, फिर M यानी पदार्थ या गुण, और आखिर में जो मुख्य तत्व बचता है वो P यानी पर्सनालिटी होता है। अच्छा, तो ये क्लासिफायर के लिए एक तरह का दिमागी रास्ता बन जाता है, आसान से मुश्किल की तरफ जाने का। TSEM के जरिए P तक पहुंचना। बिल्कुल, TSEMP कह सकते हैं इसे। ये सुनने में फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, खासकर पर्सनालिटी को पहचानना। क्या आप कुछ उदाहरणों से इन 5 श्रेणियों को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? रोजमर्रा के या लाइब्रेरी साइंस के उदाहरणों से? ये UGC नेट के उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा। जरूर जरूर, चलिए एक एक करके समझते हैं, और साथ में कोलन क्लासिफिकेशन CC में इनके लिए जो निशान या संकेतक नोटेशन इस्तेमाल होते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, वो संकेतक भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले टाइम T, ये समय से जुड़ा पहलू है। कब हुआ? उदाहरण 1, 21वीं सदी की कविता, यहाँ 21वीं सदी टाइम T है। उदाहरण 2, भारत में 1950 के दशक में औद्योगिक विकास, यहाँ 1950 का दशक टाइम T है। उदाहरण 2, CC में इसे उल्टे अल्पविराम से दिखाते हैं। ठीक है, समय पहचानना आसान है। अगला? अगला है स्पेस S, ये जगह से जुड़ा पहलू है। कहाँ हुआ? पृथ्वी का कोई भी भौगोलिक या राजनीतिक विभाजन। उदाहरण 1, पंजाब में कृषि, यहाँ पंजाब स्पेस S है।
उदाहरण 2, विकासशील देशों में गरीबी। यहाँ विकासशील देश स्पेस एस है। ये भौगोलिक या आर्थिक समूह भी हो सकता है। उदाहरण 2, सीसी में इसे बिंदु डॉट से दिखाते हैं। ये भी सीधा है स्थान। आगे फिर आती है एनर्जी ई। ये सबसे महत्वपूर्ण है शायद। ये क्रिया, प्रक्रिया, समस्या, समाधान, संचालन, मतलब किसी भी तरह का एक्शन या ऑपरेशन दिखाता है। क्या किया जा रहा है? उदाहरण 1, लाइब्रेरी साइंस में किताबों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स। यहाँ वर्गीकरण एनर्जी ई है। उदाहरण 2, अर्थशास्त्र में वस्तुओं का विपणन, मार्केटिंग ऑफ गुड्स। यहाँ विपणन एनर्जी ई है। सीसी में इसे कोलन डॉट से दिखाते हैं और इसी कोलन की वजह से इस क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा। अच्छा, ये बात है कोलन के पीछे। ये तो रोचक है। अब मैटर। क्या गुण है जिस पर क्रिया ई हो रही है, या जो चीज विचाराधीन है, किस चीज का? उदाहरण 1, लाइब्रेरी साइंस में पत्रिकाओं का सूचीकरण, कैटलॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। यहाँ पत्रिकाएं दस्तावेज का प्रकार मैटर एम है। उदाहरण 2, रसायन शास्त्र में सोने के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। यहाँ गुण मैटर है। इसे आजकल मैटर प्रॉपर्टी एमपी भी कहते हैं। उदाहरण 2, सीसी में इसे अर्धविराम से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब बची सबसे मुश्किल वाली, पर्सनालिटी। जी, पर्सनालिटी पी सभी श्रेणियों में सबसे ठोस, फिर भी पहचानने और वर्णन करने में सबसे कठिन। ये विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है जो उसे उसकी विशिष्ट पहचान, उसका व्यक्तित्व देता है। अक्सर ये किसके बारे में का जवाब होता है। उदाहरण 1, लाइब्रेरी साइंस में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का प्रबंधन। यहाँ विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर्सनालिटी पी है। उदाहरण 2, चिकित्सा में फेफड़ों का कैंसर। यहाँ फेफड़े शरीर का अंग पर्सनालिटी पी है। उदाहरण 3, भाषा विज्ञान में हिंदी व्याकरण। यहाँ हिंदी भाषा पर्सनालिटी पी है। उदाहरण 3, सीसी में इसे अल्पविराम कॉमा से दिखाते हैं, पर कभी-कभी खासकर मुख्य वर्ग मेन क्लास के पहले पक्ष के लिए कोई निशान नहीं भी होता। धन्यवाद। ये उदाहरण वाकई बहुत मददगार हैं, खासकर यूजीसी नेट के लिए रिवीजन करते समय। लेकिन जैसा आपने कहा, पी पहचानना फिर भी मुश्किल हो सकता है, खासकर जटिल विषयों में। तो क्या रंगनाथन ने इसके लिए कोई ठोस तरीका, कोई तकनीक सुझाई थी? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पी को सीधे पहचानना मुश्किल हो सकता है, जैसा हमने बात की। रंगनाथन ने इसके लिए अवशेष विधि, मेथड ऑफ रेजिड्यूज का सुझाव दिया। अवशेष विधि मतलब बची हुई चीज। हाँ, तरीका बहुत सीधा और तार्किक है। किसी भी विषय का शीर्षक लें, उसमें से पहले उन श्रेणियों को पहचान कर अलग कर दें जो आसान है, यानी टी, एस, ई और एम। इन सब को हटाने के बाद जो मुख्य चीज, जो कोर आइडिया बच जाता है, वही पी होती है। अच्छा, ये तो एक तरह की जासूसी हो गई। जो बाकी श्रेणियां नहीं है, वही मुजरिम है, यानी पर्सनालिटी। क्या इसका भी कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये तरीका असल में काम को काफी आसान कर देता है। चलिए वही उदाहरण लेते हैं जो पहले लिया था, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पत्रिकाओं का सूचीकरण। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, क्या इसमें कोई टाइम टी है? नहीं। क्या इसमें कोई स्पेस एस है? नहीं। अगर होता, जैसे दिल्ली के विश्वविद्यालयों में, तो दिल्ली एस होता। हाँ। क्या इसमें कोई एनर्जी ई यानी क्रिया है? हाँ है। सूचीकरण, कैटलॉगिंग, तो ई इज इक्वल्स टू सूचीकरण। क्या इसमें कोई मैटर एम यानी सामग्री या प्रकार है? हाँ। पत्रिकाएं, जो कि दस्तावेज का एक प्रकार है, तो एम इज इक्वल्स टू पत्रिकाएं। अब क्या बचा? विश्वविद्यालय पुस्तकालय। बिल्कुल, यही विषय का मुख्य फोकस है, उसकी पहचान है, तो यही पर्सनालिटी पी है। पी इज इक्वल्स टू विश्वविद्यालय पुस्तकालय। समझ गई। अब ये पूरी तरह स्पष्ट है। तो ये PMEST ढांचा असल में विषयों को उनके छोटे-छोटे तार्किक हिस्सों में तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। इससे न सिर्फ विषय को गहराई से समझना आसान होता है, बल्कि क्लासिफिकेशन नंबर बनाना और बाद में जानकारी खोजना भी ज्यादा सटीक और कुशल बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। ये पक्ष विश्लेषण, फैसेट एनालिसिस का आधार है, जो रंगनाथन का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। रंगनाथन का ये काम तो जबरदस्त था, क्रांतिकारी था। क्या भारत के बाहर भी इसे इतनी ही गंभीरता से लिया गया, इसे सराहा गया, या ये सिर्फ भारतीय संदर्भ में ही महत्वपूर्ण रहा? नहीं, इसका प्रभाव बहुत व्यापक था और है। लंदन में स्थित क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप था, जो उस समय क्लासिफिकेशन थ्योरी पर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था। CRG, लंदन। हाँ, उनका जिक्र आता है अक्सर। जी,
उन्होंने भी रंगनाथन के काम को खासतौर पर उनके पक्ष विश्लेषण के सिद्धांत को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसकी पुष्टि भी की। उन्होंने इसे सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी सामान्य वर्गीकरण पर अपने शोध के लिए लगभग वैसी ही श्रेणियों का इस्तेमाल किया। वैसी ही मतलब PMEST जैसी? हाँ, मिलती जुलती। हालांकि उन्होंने थोड़े अलग और शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ लगने वाले नाम दिए। जैसे PRIS CIS इंडेक्सिंग सिस्टम में उन्होंने एंटिटी सत्ता, प्रॉपर्टी गुण और एक्टिविटी क्रिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से भारतीय और पश्चिमी विचारों के बीच एक पुल बनाने जैसा था। रंगनाथन के काम को वैश्विक मान्यता मिली। ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये विचार वाकई दमदार थे। लेकिन क्या सभी लोग इन 5 श्रेणियों पर ही सहमत थे या बाद में इसमें कुछ बदलाव या बहस हुई? आपने कहा CRG ने अलग नाम दिए, क्या संख्या भी बदली? हाँ, यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। देखिए, CRG और दूसरे शोधकर्ताओं ने खासकर जब वे किसी खास विषय जैसे इंजीनियरिंग या संगीत के लिए वर्गीकरण योजनाएं बना रहे थे, तो उन्होंने पाया कि शायद सिर्फ 5 श्रेणियां हमेशा काफी नहीं होती। अच्छा, उन्हें ज्यादा की जरूरत महसूस हुई। जी हाँ, उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान की जटिलता को पकड़ने के लिए खासकर विशेष विषयों में शायद ज्यादा बारीक श्रेणियों की जरूरत है। तो उन्होंने श्रेणियों की संख्या बढ़ाई। मिसाल के तौर पर CRG ने अपने काम में लगभग 8 श्रेणियां प्रस्तावित की। 8? कौन कौन सी? उनमें शामिल थे थिंक वस्तु, काइंड प्रकार, पार्ट भाग, मटीरियल सामग्री, प्रॉपर्टी गुण, प्रोसेस प्रक्रिया, ऑपरेशन संचालन और एजेंट कर्ता। आप देख सकते हैं कि ये PMEST से ज्यादा विस्तृत हैं। हाँ, काफी ज्यादा लग रही हैं। और बात यही नहीं रुकी। जैक मिल्स ने जब ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन BC2 का दूसरा संस्करण तैयार किया, जो कि एक बहुत सम्मानित स्कीम है, तो उन्होंने इसे 13 श्रेणियों तक बढ़ा दिया। 13? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, थिंक, काइंड, पार्ट, एजेंट, प्लेस, टाइम वगैरह। और मजे की बात यह है कि DDC, जिसने शुरू में श्रेणियों को इतना महत्व नहीं दिया था, उसने भी बाद में पक्षों को जोड़ने के लिए एक मानक क्रम स्टैंडर्ड साइटेशन ऑर्डर निर्धारित किया। ये अप्रत्यक्ष रूप से श्रेणियों की आवश्यकता को स्वीकार करना ही है, भले ही वे स्पष्ट रूप से PMST का नाम न लें। तो ये बहस हमेशा से रही है और शायद आज भी है कि आखिर कितनी मूलभूत श्रेणियां होनी चाहिए, 5, 8, 13 या कुछ और? रंगनाथन क्यों 5 पर ही जोर देते रहे? क्या इसका कोई खास कारण था या बस? रंगनाथन का मुख्य तर्क हमेशा व्यावहारिकता का रहा। उनका मानना था कि 5 की संख्या व्यावहारिक रूप से काम करती है। ये ज्ञान को संतोषजनक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है और इसे सीखना और लागू करना भी अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन आलोचक क्या कहते थे? साइंस भी है। हालांकि रंगनाथन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ये संख्या अनुभव और उपयोगिता पर आधारित है, किसी पौराणिक कथा पर नहीं। और क्या रंगनाथन के अपने काम में ही कोई ऐसा संकेत मिलता है जिससे लगे कि शायद 5 से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है जिस पर विद्वानों ने ध्यान दिलाया है। रंगनाथन ने खुद राउंड्स एंड लेवल्स, चक्र और स्तर की अवधारणा दी थी। राउंड्स एंड लेवल्स, ये क्या है? इसका मतलब है कि किसी जटिल विषय में एक ही श्रेणी जैसे एनर्जी E या पर्सनालिटी P एक से ज्यादा बार आ सकती है, एक ही चक्र में या अलग अलग स्तरों पर। जैसे लकड़ी की कुर्सी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें कैसे? यहाँ कुर्सी P है, बनाना E है और अध्ययन करना भी E है, तो एनर्जी 2 बार आ रही है। ये दिखाने के लिए कि ये दूसरी बार आई हुई E है, रंगनाथन ने राउंड्स का कंसेप्ट दिया, जैसे E और 2E। कुछ लोग इसे इस बात की अप्रत्यक्ष स्वीकृति मानते हैं कि वास्तव में 5 से अधिक श्रेणियों की जरूरत पड़ सकती है, भले ही उन्हें अलग नाम न दिया गया हो। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसके अलावा हाल के वर्षों में मैटर M श्रेणी को और स्पष्ट करने के लिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, उसे 3 उप श्रेणियों में बांटा गया है। मैटर प्रॉपर्टी MP, मैटर मेथड MM और मैटर मटीरियल MT। ये विभाजन भी उस 5 की निश्चित संख्या पर सवाल खड़ा करता है। तो मतलब ये क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है। हाँ, और इसीलिए कुछ विद्वानों का सुझाव है कि भारत में इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को रंगनाथन के काम का सम्मान करते हुए भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रेणियों पर हुए हालिया शोध पर भी ध्यान देना चाहिए और शायद अपने मॉडल को समय के साथ अनुकूलित करने पर विचार करना चाहिए। तो ये श्रेणियां, चाहे PMEST हों या कोई और, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये विकसित हो रही हैं, बदल रही हैं। बिल्कुल।
और यहीं पर रंगनाथन की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने खुद कहा था कि ये श्रेणियां केवल अभिधार्याएं हैं, पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स मतलब ये ऐसे शुरुआती बिंदु हैं जिन्हें हम मानकर चलते हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये अंतिम सत्य हैं या पूरी तरह सही या गलत हैं। मुद्दा ये है कि क्या ये ज्ञान को व्यवस्थित करने में हमारी मदद करती हैं? क्या ये उपयोगी हैं? अगर हाँ, तो हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनके साथ काम करना चाहिए। यही अभिधारणात्मक वर्गीकरण, पोस्टुलेशनल क्लासिफिकेशन की मूल भावना है। सिद्धांतों को उनकी उपयोगिता के आधार पर अपनाना, न कि किसी अंतिम सत्य के दावे के आधार पर। ये बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ज्ञान को एक संरचना देने के लिए, उसे समझने और व्यवस्थित करने के लिए श्रेणियां कितनी जरूरी हैं। हमने अरस्तु के शुरुआती दार्शनिक विचारों से सफर शुरू किया, फिर कैसर के सरल व्यवहारिक प्रयास देखें और फिर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के क्रांतिकारी PMEST मॉडल को समझा, जिसने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की दुनिया ही बदल दी। हाँ, और हमने ये भी देखा कि रंगनाथन के विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, लेकिन साथ ही उन पर बहस भी हुई, और CRG जैसे समूहों और मिल्स जैसे व्यक्तियों ने श्रेणियों की संख्या और प्रकृति पर आगे काम किया। और LIS फील्ड के लिए, खासकर जो UGC नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए PMST की अवधारणा, उनकी पहचान, विशेषकर अवशेष विधि से, और उनके घटती ठोसता के क्रम को समझना वाकई बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा। श्रेणियों की संख्या और उनकी सही प्रकृति पर बहस शायद चलती रहेगी, क्योंकि ज्ञान खुद स्थिर नहीं है। वो लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा जटिल, ज्यादा सूक्ष्म होता जा रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि PMST हो या CRG की श्रेणियां हो या BC2 की, ये सभी वर्गीकरण प्रणालियां आखिर में है तो उपकरण ही, टूल्स हैं। हाँ, सिर्फ उपकरण, जिनका असली मकसद ज्ञान तक पहुंचना आसान, तेज और सबके लिए सुलभ बनाना है। ये सारी बहसें और विकास इन उपकरणों को समय के साथ और बेहतर और प्रभावी बनाने की कोशिशें हैं। सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। रंगनाथन की वो राउंड्स एंड लेवल्स वाली अवधारणा जो एक ही श्रेणी के बार बार आने की बात करती है, क्या वो आज के सुपर स्पेशलाइज यानी अति सूक्ष्म विषयों यानी माइक्रो सब्जेक्ट्स की जटिलता को पकड़ने के लिए वाकई काफी है? क्या श्रेणियों की कोई भी निश्चित संख्या, चाहे वो 5 हो, 8 हो या 13, कभी भी हर तरह के उभरते हुए ज्ञान के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हो सकती हैं? या फिर हमें हमेशा बदलते ज्ञान के साथ ढलने वाले ज्यादा लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी? इस पर विचार किया जा सकता है।